देखिए दोस्त, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए भारतीय संविधान यानी कि इंडियन पॉलिटी से हम आपको टोटल कितने सवाल लेकर आए हैं। टोटल 50 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है ना। और दोस्त, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो क्वेश्चन हम कंप्लीट करवाए ना, ये बहुत सारे एग्जामों में ना बार बार रिपीटेड प्रश्न है, यानी कि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे हुए सवाल है। जैसे मैं आपको लिए एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बिहार दरोगा हो गया, बीपीएससी हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके स्टेट गवर्नमेंट के जितनी भी एग्जाम में सब में ये क्वेश्चन कितनी ही बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो बस दोस्त, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर आप सच में इंडियन पॉलिटी से कोई भी सवाल अगर आप आएगा ना, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो बस चलिए हम शुरू करते हैं बिना समय गंवाए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला हमारा सवाल क्या है इंडियन पॉलिटी का, इसको ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है कि बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के जो मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता के में प्रावधान थे, यानी कि क्या प्रावधान थे। 1932 में बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच न हस्ताक्षर हुआ था, ठीक है ना। इन चार ऑप्शन दिया गया, इन चार ऑप्शन में आपको सही जवाब देना है, ठीक है ना। और ये बताना है कि आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब डी कैसे होगा, तो देखिए, हरिजनों के लिए ना आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का, देखिए जो भी हरिजन थे ना, यानी कि जो भी निचले जो भी थे कास्ट के थे, उनके लिए आरक्षण और उसके बाद संयुक्त रूप से उनका निर्वाचन क्षेत्र को करना, ठीक है ना। ये किनके बीच हुआ था, तो ये बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में ये चीज़ें हुआ था, ठीक है ना। कब हुआ था, तो याद रखें 1932 में हुआ था। समझ में आ गया ना दोस्तों। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। देखिए, ये चार के चार आपको दिया गया है। चार्टर्ड एक्ट हो गया, भारतीय परिषद अधिनियम हो गया, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 हो गया। इसी प्रकार से चार ऑप्शन दिएगा, आपको सही तरीके से बताना है। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ठीक है ना। यानी कि 1861 में, वो भी कौन सा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में, ठीक है ना। ये भारत के जो गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। कौन सा, तो 1861 भारतीय परिषद अधिनियम। समझ में गया ना। तो ऑप्शन और बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना, कितनी ही बार आपको एग्जामों में पूछा गया है, और बहुत सारे बच्चे तो करके आए हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में गलत करके आए हैं, ठीक है। तो लेकिन ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन को समझिए। पहले बोल रहा है रेगुलेटिंग एक्ट जो है ना, आखिर कब पारित किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1773 ईस्वी में। कौन सा हो जाएगा, 1773 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है। समझ में आ गया ना। यानी कि जो है, आपको बता ही दिए कि इन चार ऑप्शन में बताना है कि भारत के जो गवर्नर जनरल है, आखिर उनको इनमें से कौन से एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्माण को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ये कौन सा एक्ट है, तो याद रखिएगा 1786, यानी कि 1786 का जो एडमेंटमेंट एक्ट था ना, उसी के द्वारा ना भारत के गवर्नर जनरल को अस्वीकार करने की शक्ति प्रदान किया गया। समझ में गया ना। तो 1786 एमेंडमेंट एक्ट, ठीक है ना। इसको आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। बोल रहे हैं कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त कब किया गया था। देखिए, भारत की कब सामग्री नियुक्त किया गया था, इसी के बारे में पूछ रहे थे। याद रखिएगा, 1858 ईस्वी में। कब किया गया था, 1858 ईस्वी में। किनको किया गया था, तो महारानी विक्टोरिया को भारत का ना साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। कब किया गया था, 1858 में। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में घुमा फिरा कर बहुत ही बार पूछा गया है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, इसको बेहतरीन तरीके से आप समझिएगा। बोल रहा है कि सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था, ठीक है ना। और निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था, ठीक है ना। देखिए, 1858 में जो उनको जो है भारत का ना सामग्री बना दिए गए थे, किनको, महारानी विक्टोरिया की, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने 1858 में आखिर कौन सा घोषणा किया था, उसके बाद ब्रिटिशों ने उसे पूरा किया था। तो ये चार ऑप्शन दिया गया है, इसको आपको सही तरीके से समझ के जवाब देना है। तो देखिए, ऑप्शन और जो बी है ना, ऑप्शन और बी, देसी रजवाड़ों किया था, यानी कि स्थिति बनाए रखी जाए, यानी कि जो भी हमारे देश में रजवाड़े होते हैं, उनकी जो स्थिति है उसको बनाए रखने में
ये चीज़ें जो ब्रिटिश सरकार था उन्होंने ये पूरा किया था। समझ में आ गया ना? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बस प्रश्नों को ना समझते हुए आपको चलना है दोस्त, ठीक है ना, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आए, ठीक है। अब अगला प्रश्न बोल रहा है मिंटो मार्लो सुधार का उद्देश्य आखिर क्या था। देखिए, मिंटो मार्लो सुधार जब आया था तो आखिर उद्देश्य उसका मोटिव क्या था, इसी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे थे। याद रखिएगा, मिंटो मार्लो सुधार का मेन उद्देश्य क्या था, पृथक निर्वाचन प्रणाली यानी कि अलग अलग करके चुनाव प्रणाली को बनाना। ये किसका था, मिंटो मार्लो सुधार का था, ठीक है ना। इसका मेनली उद्देश्य यही था, पृथक निर्वाचन प्रणाली, यानी कि ऑप्शन हमारे हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल आपको समझते हुए चलना, और इसी तरीके से आप किसी भी एग्जाम में बैठिएगा ना, आपको ऐसे ही प्रश्न आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप डिजिट वाला क्वेश्चन और इस थियोरेटिकल वाला क्वेश्चन दोनों बिल्कुल ध्यान में देखते हुए चलिएगा, ठीक है ना दोस्त। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न। बोल रहा है कि मार्लो मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था। देखिए, अभी हमने बताया था कि मार्लो मिंटो जो सुधार था आखिर उसका मोटिव क्या था, तो अभी आपको बताया कि पृथक निर्वाचन प्रणाली मोटिव था, ठीक है ना। लेकिन आखिर ये कब पारित किया गया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1909 में किया गया था। कब किया गया था, तो 1909 में ये मार्लो मिंटो सुधार जो बिल पारित किया गया था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल, ठीक है ना, प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था, ठीक है ना। यानी कि प्रारंभ यानी कि शुरुआती दौर में आखिर जो है मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल किसके द्वारा लाया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अभी आपको बताया मार्लो मिंटो जो सुधार था ना, उसमें क्या था कि मोटिव तो यही था कि पृथक प्रणाली अपनाना, यानी कि चुनाव का जो प्रणाली है उसको अलग अलग करके अपनाना। और उसी में जो कब आया था, तो 1909 में आया था, पारित किया गया था। और पारित करने का मेन क्या था, तो यही था कि मार्लो मिंटो सुधार के द्वारा ना मुसलमानों को जो अतिरिक्त निर्वाचन मंडल है, ठीक है ना, उसको प्रारंभ में ना अलग अलग करके निर्वाचन कराने का यही मोटिव था। समझ में आ गया ना। तो ऑप्शन और बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, मार्लो मिंटो सुधार 1909, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। बोल रहा है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। देखिए, 1909 में ना इंडियन काउंसिल एक्ट में ना आखिर किस देश की किस बात की व्यवस्था किया गया था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का कौन था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के रूप में इसको व्यवस्था किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। और ये प्रश्न ना आपको कितने ही बार एग्जामों में पूछा हुआ है, बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्न को बिल्कुल नहीं छोड़ना है दोस्त, ठीक है ना, एकदम समझ के चलना है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न के। बोल रहा है कि मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था, यानी कि मेन जो है उसका सार क्या था, ठीक है ना। यानी कि मोंटेगू चेम्सफोर्ड जो था ना, उसके सुधारों का जो प्रावधान मेन क्या था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, इसका प्रावधान ये था कि जितने भी प्रांत है ना उसमें दोहरी शासन अपनाना। कौन था, प्रांतों में दोहरी शासन को देना, ये तो आपको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। अगला प्रश्न बोल रहा है कि 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, ठीक है ना। और निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था। देखिए, ये 4 सदस्य दिया गया है, और ये कब 1946 में ना कैबिनेट मिशन के 3 मंत्रियों को गठित किया गया था। लेकिन बताना है कि आखिर इनमें से कौन से सदस्य नहीं थे। समझ में आ गया ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड एमरी। देखिए, लॉर्ड एमरी जो थे ना, लॉर्ड एमरी जो थे, इनको जो है सदस्य के रूप में उनको नहीं लिया गया था, यानी कि 1946 में लॉर्ड एमरी शामिल नहीं थे। समझ में गया ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। कौन कौन शामिल था, लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस थे, एबी अलेक्जेंडर थे, सर स्टीवर्ट क्रिप्स थे, ठीक है ना। इसको आप जरूर समझते हुए चलिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न की। बोल रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के तहत ना ये 4 ऑप्शन दिया गया, लेकिन बताना है आपको कौन सा सही नहीं है, ठीक है ना। जब भी आपको प्रश्न में नहीं है, इसको गोला कर लगा देना है, ठीक है ना। जब भी परीक्षा हॉल में ऐसे प्रश्न आए तो इसको गोला लगा देना है, ताकि आपको क्वेश्चन को फोकस बनाकर समझने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाकिस्तान की स्वीकृति। देखिए, ये जो था ना, ये योजना में शामिल नहीं था, यानी कि ये योजना के विषय नहीं था। कौन कौन था, प्रांतीय समूहीकरण यानी कि प्रोविंशियल ग्रुपिंग, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी, भारतीय सदस्य वाले अंतरिम मंत्रिमंडल, लेकिन कौन सा नहीं था, तो पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। बोल रहा है भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था।
तो देखिए जब तक हमारा भारत जो है स्वतंत्र हो गया था लेकिन कोई अपना संविधान नहीं बना गया था, ठीक है ना। तो जो ब्रिटिश थे उन्होंने बोल कर गए थे कि जब तक आपका संविधान नहीं बन जाता है ना तब तक आप हमारा 1935 भारत सरकार अधिनियम के अनुसार देश चलाया जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 1935 के तहत जो है जो भी बनाया गया था चीज़ें उसमें आपको भारत सरकार अधिनियम के द्वारा 1935 की तरह देश तब तक चलाया जाएगा जब तक आपका खुद का संविधान न बन जाता है, ठीक है ना। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई। देखिए ये बोल रहा है कि 1947 में ना सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना आखिर इनमें से किसके नाम पे जानी गई थी। तो याद रखिएगा माउंटबेट योजना कौन से, माउंटबेटन योजना, यानी कि ऑप्शन और बी हमारा सही आंसर है। इन्हीं के दौरान योजना को नाम दिया गया था, समझ में आ गया ना, 1947, ठीक है ना। सार्वभौम सत्ता सौंपने की जो योजना थी आखिर किन के नाम से जानी गई है, तो माउंटबेटन योजना के नाम से जानी गई है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्नों की गहराई को समझिए, क्यों, क्योंकि आपको ना ऐसे प्रश्न आते हैं देखने में आपको कमजोर लगेंगे लेकिन जब आप बनाइएगा ना तो कन्फ्यूजन हो जाइएगा, ठीक है ना। तो बस प्रश्नों को जब समझ के बनाइएगा ना तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपको समझते हुए चलना है। प्रश्न बोल रहा है 16 नंबर कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान कब शामिल किया गया था। देखिए अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान आखिर कब शामिल किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में। देखिए 1935 में जो है ना आपको भारत सरकार अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना का प्रावधान शामिल किया गया था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है केंद्र में द्वैत शासन यानी कि केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था, ठीक है ना। यानी कि बताइए कि केंद्र में जो है दो गो शासन बनेगा, ठीक है। एगो भारत सरकार का था जो भी लोग थे उसमें शामिल, एगो ब्रिटिश सरकार का था, है कि नहीं। तो वही बोल रहे हैं कि आखिर किस अधिनियम के अंतर्गत ये स्थापित किया गया था, इसी के बारे में ये पूछ रहे हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तरह जो है ना जो ड्यूअल शासन जो है लागू किया गया था। और यही बात था कि 1947 में जब हम लोग का देश आज़ाद होता है, ठीक है ना, तो उस टाइम तो हमारा खुद का कोई संविधान नहीं था। तो उसी टाइम जो है माउंटबेटन योजना के द्वारा बताया गया था कि आपको भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत तब तक ले आपको जारी रखना है जब तक आप खुद का संविधान न बन जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस चीज़ों को बिल्कुल समझते हुए चलना है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा किया गया था। देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, इसको आपको बताना है कि आखिर किसके द्वारा यह अधिनियम किया गया था, ठीक है ना। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर सी 1935 के द्वारा। कब किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 को। देखिए एक ही जो अधिनियम है 1935 और इससे कितना सारा सवाल बन रहा है आप इसी से समझ सकते हैं कि इससे कितना सारा सवाल बन रहा है। तो जब प्रश्नों को आप सही तरीके से नहीं देखिएगा ना तो ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो बिल्कुल आपको ध्यानपूर्वक समझते चलना है। और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्त कि हम जो ये भारतीय संविधान कंप्लीट करवा रहे हैं ये सिर्फ 50 क्वेश्चन नहीं है बल्कि हम आपके लिए बहुत सारा भी क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं, ठीक है ना। और सिर्फ इसी का नहीं बल्कि आपको हिस्ट्री हो जाएगा, जियोग्राफी हो जाएगा, ठीक है ना। और जो भी बच्चे नहीं देखे हैं 50-50 क्वेश्चन जो कंप्लीट करवा रहे हैं आप जाके हमारे वीडियो के जो प्लेलिस्ट में देख लीजिए, हम आपको पूरा कंप्लीट करवा रहे हैं बारी बारी से। आप बिल्कुल देख कर ही जाइए किसी भी परीक्षा में, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। देखिए बोल रहा है कि आखिर किस अधिनियम की जो प्रमुख विशेषता थी वो प्रांतीय स्वायत्तता थी, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1935 के तहत भारत सरकार अधिनियम 1935 की तरह, है कि नहीं। अब देख सकते हैं इससे कितना सारा क्वेश्चन बन रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो बोल रहा है कि भारत में सचिव का जो पद है आखिर किसके द्वारा निर्मित किया गया था। भारत में जो सचिव का जो पद होता है आखिर वो किसके द्वारा निर्मित किया गया था। तो याद रखिएगा ये जो थे आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1858, ठीक है ना। यानी कि 1857 की क्रांति के बाद जो है आपको 1858 में जो है भारत सरकार अधिनियम 1858 के बाद में भारत में जो सचिव का जो पद है इसी के द्वारा निर्माण किया गया था, समझ में आ गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। अब चलते हैं अपने अगले नए प्रश्न पे।
ठीक है ना। और ये यहाँ से जो प्रश्न कंप्लीट, यहाँ से जो प्रश्न हम चालू कर रहे हैं, ये जो आपको संविधान सभा से प्रश्न है, ठीक है ना। कहाँ से? संविधान सभा से प्रश्न है, ठीक है ना। तो इसको आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक इसको भी देखते हुए चलिएगा, ठीक है ना। और ये सभी के सभी एग्जाम बहुत बार पूछे गए हैं। तो बोल रहा है कि 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार बनेगा? आखिर किसके द्वारा ये बात उद्गार किया गया था, ठीक है ना। यानी कि जो भारतीय का संविधान होगा वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए, ठीक है ना। 1924 में बोल रहा है कि आखिर किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने यह मांग की थी, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, सॉरी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इसको आप जरूर याद रखिएगा, इन्हीं के द्वारा मांग किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, समझ में गया ना। तो इसको आप बिल्कुल समझते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारतीय सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, ठीक है ना। यानी कि संविधान सभा के जो विचार का औपचारिक रूप से, ठीक है ना, प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, किनके द्वारा हो जाएगा था? एम.एन. रॉय के द्वारा। किनके द्वारा? एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया था, समझ में आएगा। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न के। बोल रहे कि संविधान सभा को किसने मूर्ति रूप प्रदान किया था? देखिए ये 4 ऑप्शन दिए गए, इनको बताना है कि आखिर संविधान सभा को किसने मूर्ति रूप प्रदान किया था। तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू। देखिए जवाहरलाल नेहरू ने ना मूर्ति रूप प्रदान किया गया था, ठीक है ना। किनको? संविधान सभा को ना उसने मूर्ति रूप प्रदान किए थे। किसने? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? देख रहे कितना बेहतरीन क्वेश्चन है ना। बोले कांग्रेस ने किस वर्ष, ठीक है ना, बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के द्वारा, ठीक है ना, भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था? कब किया गया था? तो याद रखिएगा 1936 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो गया है, 1936 में किया गया था। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? वयस्क मताधिकार के मतलब वोट देने, जो वयस्क लोग है वो वोट देने के आधार पर जो है संविधान सभा के गठन की मांग की थी। तो वो कौन व्यक्ति थे? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। इनको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। कितनी ही बार क्वेश्चन पूछा हुआ, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। देखिए हर प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल आप समझते हुए चलिएगा। और सच में आपको वीडियो बेहतर लग रहा है दोस्तों, रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा और कमेंट में आप अपनी जो भी राय हो वीडियो से द्वारा तो आप जरूर बताइएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है कि वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक नवनिर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो कि युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? आखिर किन के द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा ये जो है आपको क्रिप्स योजना के द्वारा ये बोला गया था। किसके द्वारा? क्रिप्स योजना के द्वारा ये बोला गया था, यानी कि ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? देखिए 1895 में ही संविधान सभा की मांग प्रस्तावित कर दिया गया था, लेकिन आखिर किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, इनके 18 यानी 28 के ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। बोल रहा है भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? यानी कि भारत के जो संविधान है ना, आखिर उसको गठित करने का आधार क्या था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैबिनेट मिशन प्लान 1946, यही आधार था। कौन सा था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत जो है ना आपको भारत की संविधान सभा का गठन करने का आधार माना गया था, ठीक है ना। इसको आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत के जो संविधान सभा है आखिर किसके द्वारा गठित किया गया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, अभी आपको बताया कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था?
कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न जो है ना कुछ है नहीं, बस आपको घुमा फिरा कर प्रश्न पूछ रहा है, तो बस आप ध्यानपूर्वक समझिए ना, तो कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाला है, ठीक है ना। बोल रहा है कि सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा, ठीक है ना, संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी, ठीक है ना, यानी कि 1936 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के जो गठन की मांग की गई थी, आखिर कौन अधिवेशन में किया गया था, यानी किस अधिवेशन में किया गया था, तो याद रखिएगा फैजपुर में। किस में किया था? फैजपुर अधिवेशन में ये किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। अब चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न की। बोल रहा है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। देखिए यहाँ से अब आपका डिजिट वाला प्रश्न शुरू हो रहा है, और ये डिजिट वाला प्रश्न बिल्कुल आप ध्यान में समझिएगा, क्वेश्चन को बिल्कुल समझिएगा। बोल रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे, तो याद रखिए कितने सदस्य होने थे? 389। ऑप्शन हमारे हमारा सही आंसर हो जाएगा, 389 सदस्य होने थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का जो विभाजन है किस प्रकार होना निश्चित हुआ था, ठीक है ना। जो प्रस्तावित जो मूल संविधान था उसमें कुल सदस्यों का जो विभाजन है आखिर किस प्रकार का निश्चित हुआ था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए ये जो था ना, ये जो था दोनों को दोनों, यानी कि ये ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बात करें तो ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि और देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, ये दोनों को दोनों जो है ना, इसका ही सदस्य कुल विभाजन का ये प्रकार निश्चित हुआ था, ठीक है ना। तो 292 और 93 यानी कि उपयुक्त सभी, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी हो जाएगा। क्योंकि ये जो था ना प्रश्न, ये जो आपको कितनी ही बार घुमा फिरा कर पूछा हुआ था, आप ध्यान से समझिएगा कि बोल रहा है कि प्रस्तावित मूल संविधान में, ठीक है ना, प्रस्तावित जो भी मूल संविधान था उसमें कुल सदस्यों का जो विभाजन हुआ था ना आखिर किस प्रकार का निश्चित हुआ था। तो देखिए इस प्रकार से हुआ था कि ब्रिटिश प्रांतों को ना 292 प्रतिनिधि और देसी रियासतों को 93 प्रतिनिधि और मुख्य कम्युनिस्टरी क्षेत्रों में 4 प्रतिनिधि को बांटा गया था, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना, तीनों के तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचन क्षेत्र में होकर आए थे, ठीक है ना। देखिए संविधान सभा में टोटल कितने सदस्यों का निर्वाचन होना था? 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, ठीक है ना। लेकिन इसमें कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे, इस 292 में से बात कर रहा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसमें जो है आपको 208 कितना है, 208 जो है ना निर्वाचित होकर आए थे, किसके? कांग्रेस के। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी। जब पुनर्गठन हुआ था ना 1947 में, उस टाइम जो है संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 299 रह गई थी। कितनी रह गई थी? 299 रह गई, देखिए 300 में से एक कम रह गई थी, ठीक है ना, यानी कि 299 रह गई थी। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। बोल रहा है कि संविधान सभा यानी कि पुनर्गठन में देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। देखिए देसी रियासत, जब पुनर्गठन संविधान सभा हुआ था उसमें देसी जो रियासत थे आखिर उसके कितने प्रतिनिधि थे, तो याद रखिएगा 1900 लगभग 70 थे। कितने थे? 70 प्रतिनिधि। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, 70 प्रतिनिधि देसी रियासत के थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि पुनर्गठन संविधान सभा में, ठीक है ना, विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। देखिए पुनर्गठन संविधान सभा में जो विभिन्न प्रांत थे आखिर उसके कितने प्रतिनिधि शामिल थे, तो याद रखिएगा इसके जो प्रतिनिधि थे 229 थे। कितने थे? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, 229 थे, ठीक है ना। इसको आप जरूर याद रखिएगा। देख रहे हैं ना डिजिट वाला प्रश्न बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, तो बिल्कुल आपको समझते हुए चलना है, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न यानी कि 38 नंबर प्रश्न। बोल रहा है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। ये देखिए ये थोड़ा सा थियोरेटिकल है और थोड़ा सा लंबा है, लेकिन प्रश्नों को समझ के आपको जवाब देना है, ठीक है ना। यानी कि बोल रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, ठीक है ना, संविधान निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्यों की संख्या निर्धारित करने के लिए, यानी कि निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधित्व कितनी जनसंख्या के अनुपात में था, तो याद रखिएगा 10 लाख व्यक्ति। कितना था? 10 लाख व्यक्ति के अंतर्गत था। ऑप्शन नंबर सी, 10 लाखों पे ये चुनाव होता था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। बोल रहा है संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से
किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था, यानी कि किसने जो है आपको डायरेक्ट रूप से निर्वाचित किया था। तो याद रखिएगा ये जो है प्रांतों की विधानसभा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि प्रांतों की जो विधानसभा था ना, उन्होंने जो है प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था, यानी कि चुनाव किए थे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। देख रहे हैं प्रश्नों का, आप देखिए पहले क्या चीज दिया गया है, ठीक है ना। एक ही प्रश्न को किस तरीके से घुमा फिरा कर दिया गया, और ये सभी प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में अभी हाल ही में पूछा गया है, ठीक है ना। तो बोल रहा है संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। तो याद रखिएगा ये कौन सा था, संयुक्त प्रांत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। संयुक्त प्रांत का था ना संविधान सभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व था, ठीक है ना, इसको आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि संविधान सभा में किस देश में देशी रियासत में प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। देखिए संविधान सभा में आखिर किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हैदराबाद। देखिए हैदराबाद के जो प्रतिनिधि थे ये देशी रियासत थे, अब आपको मालूम भी है कि नहीं, यानी कि देशी रियासत के थे, लेकिन इनके जो प्रतिनिधि हैदराबाद के, इन्होंने जो संविधान सभा में भाग नहीं लिए थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे कि बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, यानी कि कहाँ से हुआ था। बी आर अम्बेडकर ने, भीमराव अम्बेडकर जो संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, आखिर उन निर्वाचन जो है आखिर उनका कहाँ से हुआ था। तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल से हुआ था। कहाँ से हुआ था, ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल से हुआ था, ठीक है ना। इनको आप जरूर समझते हुए चलिएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था। देखिए मुस्लिम लीग ने आखिर किस कारण की वजह से संविधान सभा का बहिष्कार किया था। तो याद रखिएगा मुस्लिम लीग ने मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। देखिए उन्होंने जो मुस्लिम लीग के जो थे ना, वो चाहते थे कि मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान हो, समझ में है ना, और इसी वजह से ना संविधान सभा का बहिष्कार किया गया था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था। देखिए संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था ना, आखिर इनमें से किस आधार पर हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वर्गीय मताधिकार पर। अलग अलग वर्ग के जो भी मताधिकार थे, यानी कि वोटिंग थे, उसी के आधार पर जो ना संविधान सभा का चुनाव किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। बिल्कुल आपको घबराना नहीं, पॉइंट टू पॉइंट पूरा कंप्लीट करते हुए आपको चलना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि संविधान सभा के जो सदस्य के प्रतिनिधि आखिर कौन थे। संविधान सभा की बात कर रहा है, आखिर उसके जो सदस्य के प्रतिनिधि करते थे आखिर वो कौन थे। 3-4 ऑप्शन है, आपको सही जवाब देना है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। ये जो थे ना जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, यही जो है आपको संविधान सभा के सदस्य के प्रतिनिधि करते थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है कि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा किसके द्वारा चुना गया था। देखिए निर्वात्री सभा की बात कर रहा है कि भारतीय संविधान में जो निर्वात्री सभा है ना, आखिर इनमें से किसके द्वारा चुना गया था। तो इसका सही आंसर कहा जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा चुना गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाए। 1 से 2 बार और वीडियो देखिएगा, थ्योरेटिकल वाला बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको, भारतीय संविधान को किसने बनाया था। देखिए बोल रहा है कि भारतीय संविधान को किसने बनाया था। तो याद रखिएगा संविधान सभा ने बनाया था। किसने बनाया था, संविधान सभा ने बनाया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। अगला प्रश्न बोल रहा है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे। देखिए संविधान सभा जब बना था ना, आखिर उसका जो चुनाव है आखिर कब संपन्न हुए थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1946 में जो है ना संविधान सभा का जो चुनाव है वो संपन्न हुए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना कब हुई थी। देखिए भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना, ये काफ़ी ज़्यादा वीवीआई प्रश्न है, इसको आप टिक लगा लीजिएगा, ठीक है ना। ये बोल रहा है कि भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना है आखिर ये कब हुई थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को जो है आपको भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुआ था, ठीक है ना। इसको आप जरूर याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा अगला प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम सवाल है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। बोल रहा है कि संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन है आखिर वो कहाँ पर हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
डी यानी कि दिल्ली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो देखिए दोस्त, आज की इस वीडियो में हम आपको भारतीय संविधान से टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए, जो कि सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा वीवीआई था। ठीक है ना? देखिए, इसका पीडीएफ तो हम आपको इस टेलीग्राम पर भेज देंगे। साथ ही साथ इस टेलीग्राम पे आपको बहुत सारे, हम आपको करेंट अफेयर हो गया, जितने भी आपको वैकेंसी आती है सबका अपडेट दे दिया जाता है, वो भी मिनटों में। ठीक है ना? तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी, और हमारी मेहनत कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।